इतिहास में चीजें कुछ इस प्रकार घटी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए भारतीय राजा के पास पहुंचे। कई बार राजा समुद्री यातायात को सुरक्षित बनाने में असमर्थ होते थे, तो कंपनी ने राजा से संधि की कंपनी खुद की आर्मी रख सकती है और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। कंपनी की आर्मी होने के बाद राजा ये अपेक्षा रखता था कि पड़ोसी राज्य से लड़ाई होने की स्थिति में कंपनी अपनी सेना राजा को देगी। कंपनी की सेना राजा के लिए लड़ती थी, लेकिन राजा से सेना का खर्चा लेती थी। खर्चा न दे पाने की स्थिति में राजा से दीवानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार ले लेती थी और राजा को एक तय रकम ही मिलती थी। इससे राजा न सिर्फ थोड़े कम पैसे वाले हुए, बल्कि वो आर्थिक तौर पर कंपनी पर निर्भर हो गए। टैक्स के अधिकार के बाद वो किसी भी चीज पर टैक्स कम कर या बढ़ाकर पैदावार अपने बाजार के हिसाब से करवा सकते थे, जैसे नील की खेती, और फिर इसी खेती के लिए अधिक दर पर उधार देते थे। कई जगह कंपनी ने खरीदने या बेचने में टैक्स राजा से माफ करवा लिया और व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, तब भारत का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा था। भारतीय जो भी माल बनाते थे उसे अपने शर्तों पर बेचते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पोर्तुगीज और डच भी थे खरीदार। क्योंकि डिमांड अलग अलग जगह से थी, तो मुंह मांगी कीमत मिलना आसान था। वहां ब्रिटेन के व्यापारी ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बना रहे थे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा करे ताकि ब्रिटेन के माल भारत में बेचा जा सके। ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चाल सोची। भारतीयों को बड़े बड़े काम देना शुरू किया ताकि दूसरे काम उसके सामने छोटे लगने लगे, और केवल बड़े काम पर ध्यान देने के लिए भारतीय दूसरे काम लेना ही बंद कर दे। बड़े काम के लिए लोन भी चाहिए होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे देती थी। इस तरह धीरे धीरे दूसरे क्लाइंट खत्म होना शुरू हो गए और अंत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बची। अब लोन की अदायगी की दिक्कत होने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे काम देना भी कम करना शुरू कर दिया। दाम भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही तय करती थी। धीरे धीरे भारतीय को काम करना बंद करना पड़ा और धंधे चौपट हो गए। लोन चुकाने के लिए कारोबार बेचना पड़ा और मजदूरी करने को विवश होना पड़ा। में रुचि रखते हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तब समय था शिल्प विप्लव से पहले। तब दुनिया में सबसे अधिक लघु शिल्प, या जिसको हम कहते हैं कुटीर शिल्प, चलता था। भारत की खासियत थी इन लघु शिल्पों में अपना कारीगरी तथा निपुणता हेतु दुनिया भर में प्रसिद्धि। तब के भारतीय व्यापार के प्रमुख विभाग थे रेशम तथा सूती के चारुकलापूर्ण कपड़े, मसाले, मिट्टी, पत्थर तथा तांबा, ब्रोंज आदि धातु से बने बर्तन और सजावटी सामान। पुरातन भारत के एक प्रतिरूप। इतिहास को माने तो मुगल साम्राज्य के दौरान भारत शिल्प जगत के एक प्रमुख उत्पादक के हिसाब से जाना जाता था, जिसने विश्व अर्थनीति के लगभग 25% योगदान करता था। उसको छोड़कर भारत में जनसंख्या अच्छा था तथा ये प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए अंग्रेज यहाँ के राजनीति में दखल अंदाज देना शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी पद्धति अपनाया जिससे सबसे अधिक हानि भारतीय व्यापार व्यवस्था को ही हुआ, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाना। इसके चलते उन्होंने भारतीय ग्रामों पर अपने हिसाब से मोनोपोली करना शुरू किया। पहले भारतीय गांव अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रखते थे। जैसे एक गांव में कुछ किसान, कुछ मछुआर, कुछ व्यापारी, कुछ कपड़े बनाने और सीने वाले, कुछ बर्तन बनाने वाले, कुछ पुजारी आदि मिलकर रहते थे। इससे हर एक गांव अपना मौलिक आवश्यकता पूरा कर पाता था। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले जमीनों पर अपने हिसाब से कहीं चाय तो कहीं नील उत्पादन शुरू किए, और इसके चलते किसानों को अपना काम खोना पड़ा। इससे खाद्य उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा और धीरे धीरे उन गाँव ने अपनी स्वावलंबी स्वभाव छोड़ दिए। इससे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता खोने लगी और साथ ही साथ समष्टि में देश की अर्थनीति। भारतीय उत्पादों को सस्ती में लेकर महंगा चीजें बेचना, ये तो बहुत पुराना व्यापारी बुद्धि है। जैसे देश से उत्पादित गेहूं लेकर उसका बिस्किट बनाकर यहाँ उसे दुगनी मूल्य पर बेचने लगे, तो इससे भारतीय अर्थनीति कमजोर तथा ब्रिटेन की अर्थनीति दृढ़ बनते